नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी ग्लोस पर। और आज हम लोग पीआईबी न्यूज एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जुलाई मंथ में फर्स्ट वीक को कवर किया है और आज हम लोग 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक सेकंड वीक के पीआईबी न्यूज को हम लोग कवर करने वाले हैं। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक एडवाइस है कि आप लोग जब भी मेंस की आंसर राइटिंग करें या फिर प्रीलिम्स की तैयारी करें जहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर पीआईबी आप लोगों को काफी हेल्प करता है। आप लोग तैयारी के दौरान हमेशा याद रखिए कि आपकी तैयारी हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रेगुलर कंटिन्यूअस तैयारी आपकी होनी चाहिए। जिस तरीके से एक लोहार होता है, वो लोहे को काटने के लिए बार बार उस पर वार करता है और वार धीरे धीरे इतने गहरे होते हैं कि उस लोहे को दो टुकड़ों के अंदर वो तोड़ देता है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम लोग सेकंड वीक को जो है वो कवर करने जा रहे हैं। चलिए, दीपक इंदौरा 021 ये मेरा इंस्टा हैंडल है। यहां पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको नोट्स चाहिए तो मुझे आप लोग मैसेज कीजिए बेझिझक। दीपक इंदौरा ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को क्विज तो अवेलेबल होंगी ही, साथ में आप लोग को लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उससे थ्रो आउट हम लोग हो लेते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है कि नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसके द्वारा फर्स्ट इमेज जो है उसको भेजा गया था। और जब हब्बल टेलीस्कोप ने काम करना बंद कर दिया गया था तो उसकी जगह पर जेम्स वेब टेलीस्कोप आया था। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक, जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बताया गया है और 2022 में जो इंडिया के रैंक है 135 और आउट ऑफ 146 कंट्रीज, कौन कौन से इसमें पैरामीटर हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ में ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो इमेजेस सेंड की है उस इमेजेस से हम लोग को क्या समझ में आता है। तो जितने भी ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं उन्होंने उस इमेज को देखकर बहुत जो है वो गदगद हुए हैं, बहुत कुछ जो है उन्होंने उसके बारे में एलैबोरेट किया है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि नेशनल एम्बलम जो है इसको अनवेल किया गया, लेकिन जैसे ही अनवेल हुआ उसको उसके बाद में काफी सारी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हुई। क्या कंट्रोवर्सीज है वो हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं। इसके बाद में यूएन की एक रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया कि इंडिया की यदि जनसंख्या कुछ इस प्रकार बढ़ती रही तो 2023 तक चाइना को सरपास जो है वो कर देगा इंडिया। तो देख सकते हैं कि यदि इंडिया के अंदर इस तरीके से ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो क्या हालात हो सकते हैं, ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। क्लाउड बर्स्ट, ये आप लोग देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अमरनाथ यात्रा है उसकी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि बेसिकली फ्लड जो है, फ्लड आता क्यों है, किस कंडीशन को हम लोग फ्लड कहते हैं और क्लाउड बर्स्ट की जो कंडीशन है ये किन कारणों से होती है। एसडीजी रिपोर्ट की हम लोग बात करेंगे जो कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसको रिलीज किया गया है। इसके साथ में ही हम लोग देखेंगे कि इंडिया हैज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द इंटर गवर्नमेंट कमिटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन। समझ रहे हैं आप लोग, तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके साथ में ही G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है इंडोनेशिया बाली के अंदर, इन तमाम घटनाक्रमों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। चलिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप, टेलीस्कोप आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी दूर की चीज को देखना चाहते हैं तो हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर जो वस्तुएं हैं वो हमसे कुछ सेंटीमीटर, कुछ मीटर, कुछ फीट या हम लोग कहते हैं कि कुछ किलोमीटर जो है वो दूर होती हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं स्पेस की, जहां पर मैनी लाइट ईयर जो है वो दूर है, गैलेक्सीज, स्टार्स, मून, सन, अर्थ, अदर प्लेनेट जो है वो काफी दूर हैं, तो उनकी पिक्चर जो है वो कैसे ली जाए। हमारे यहां पर कैमरा जो है वो 10 फीट बाद जो है वो फेल हो जाते हैं, 20 फीट तक जो है पिक्चर ले पाते हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो पिक्चर सेंड की है पहली बार वो बड़ी गजब है। तो पिक्चर तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही, इसके साथ में उन पिक्चर से क्या नॉलेज मिलती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। बहुत सारे न्यूज़पेपर से इसको कवर किया और साथ में ही पीआईबी के अंदर भी इस न्यूज को जो है वो पब्लिश भी किया गया था। देखेंगे इस न्यूज में कि क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ में ही इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जो भी इमेजेस सेंड की गई है उसे अदर क्या स्पेस के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं।
इसके साथ में ही हम लोग देखेंगे कि नासा के ऐसे कौन कौन से मिशंस हैं जो कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। पहली इमेज जो है वो भेज दी गई है। ब्रह्मांड के बारे में सबसे डीपेस्ट लुक जो है पहली बार वो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी इंफ्रारेड जो कैमराज होते हैं उनका जब यूज किया जाता है वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो सेंड करते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करके जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये इमेजेस जो है वो सेंड की है, जो कि काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की है और बहुत स्पष्ट तरीके से वो गैलेक्सीज को वहां पर शो कर रही है। ये जो मिशन था ये बेसिकली 3 एजेंसीज ने मिलकर लॉन्च किया था, जिसमें कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इसके बाद में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फिर है नासा। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन एक चीज आप लोग समझिए कि इसको लॉन्च ही क्यों किया गया, कारण भी तो होगा, कोई रीजन होगा। आप लोगों को पता है कि इससे पहले हब्बल टेलीस्कोप जो है वो वर्क कर रहा था, लेकिन हब्बल टेलीस्कोप के अंदर टोटल 7 कंप्यूटर जो है वो वर्क कर रहे थे और वही कंप्यूटर एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहे थे। यदि मान लीजिए कि आपके लैपटॉप का ड्राइवर यदि उड़ जाता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं, नया इंस्टॉल करते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं हो पाता तो फिर क्या करते हैं, उसको एक इंजीनियर के पास लेके जाते हैं। ठीक ऐसे ही हुआ कि हब्बल टेलीस्कोप के अंदर टोटल 7 कंप्यूटर्स जो थे वो लगे हुए थे, उनमें से 4 खराब हुए। कुछ एक को ठीक किया गया लेकिन बाकी ठीक नहीं हो पाए। उसके बाद में कुछ स्पेस एजेंसीज ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग जो है वो एक नया टेलीस्कोप सेंड करेंगे हब्बल टेलीस्कोप के रिप्लेस में, और वही था कौन, जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसने यहां पर इमेजेस जो है वो सेंड की है। जैसे सबसे पहली इमेज में आप लोग को बताता हूं। उन्होंने बताया, यानी कि इस इमेज के अंदर जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि बेसिकली 5 गैलेक्सीज जो है वो दिखाया गया है। जैसे हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको मिल्की वे कहा जाता है, और मिल्की वे के अंदर बहुत सारे प्लेनेट हैं, सैटेलाइट जो है वो हैं। अब यहां पर 5 गैलेक्सीज जो है वो बताई गई हैं। अब देखिए इमेज जो है कितनी क्लियर है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी बता देता हूं कि इमेज जो है आप लोग देखेंगे कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि पहले से कोई पोर्ट्रेट जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो गैलेक्सी जो है इसको सबसे पहले नाम दिया गया है स्टीफन्स क्वेड्रेंट। ठीक है, तो ये पहली इमेज सेंड की है। दूसरी इमेजेस सेंड की है जिसमें कॉस्मिक कॉलिप्स जो है वो है कोरिना न्यूबिला। अब ये न्यूबिला जो वर्ड है, नेबुला जो वर्ड हो है, वो क्या चीज होती है। देखिए स्टार तो आप लोग जानते होंगे, तारा जो है वो आप लोग जानते होंगे। जैसे हमारा जीवन होता है तो जीवन के अंदर जन्म होता है और मृत्यु होती है, वैसे ही स्टार जो है, स्टार का भी क्या होता है, जन्म होता है और मृत्यु होती है। जब भी स्टार जन्म लेता है या फिर इसका एंडिंग होती है, इसका लाइफ स्पान खत्म होता है, उसके बाद में एक क्लाउड जो है वो बनता है, बादल जो है वो बनते हैं। तो इस समय, दोनों समय जो क्लाउड्स बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, बेसिकली नेबुला कहा जाता है। तो नेबुला की इमेजेस जो है वो भी जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा सेंड की गई हैं। इसके साथ में ही यहाँ पे सदर्न रिंग नेबुला जो है वो भी सेंड किए गए हैं। अब ये नेबुला तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जब भी तारा जन्म लेगा या फिर खत्म होगा तो क्लाउड्स का बेसिकली एक रिंग जो है वो बनता है, उसे ही नेबुला कहा जाता है। तो यहां पर ये जो है ये बिल्कुल खत्म होने वाली कंडीशन है कि जब तारा जो है वो खत्म हो रहा है और इस समय जो है वो बिल्कुल जन्म ले रहा है। तो दोनों में आप लोग देख सकते हैं कि क्लाउड जो है वो फॉर्मेट हो रहे हैं। इस इमेज को सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है क्योंकि पृथ्वी के बाहर भी कहीं जीवन है, इस इमेज से हमको पता चल रहा है, जिसमें वाटर पार्टिकल्स, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, कई सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। अच्छा, अभी हम लोग जो नॉर्मल कैमरास यूज करते हैं वो मीटर किलोमीटर तक जो है वो इमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे डीएसएलआर कैमरास जो होते हैं उसमें इमेजेस ली जाती हैं। लेकिन जब भी जेम्स वेब टेलीस्कोप से इमेजेस ली गई हैं तो उनको लाइट ईयर के अंदर कन्वर्ट किया गया है। मतलब लाइट ईयर जो है ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अब आप लोगों को लाइट ईयर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूं आप लोगों को कि व्हाट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो भी लाइट होती है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो 1 सेकंड के अंदर लगभग 3 लाख किलोमीटर जो है वो दूरी तय करता है। तो हम लोग कहेंगे कि 1 सेकंड के अंदर जब 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा जो लाइट है, उसको हम लोग करेंगे 1 लाइट ईयर। समझ चुके हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। इसको हम लोग कहेंगे 1 लाइट ईयर। तो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर, और फिर आप लोग इसको मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए,
फिर आप लोग इसको मंथ्स में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इमेजेस जो है वो आप लोग के समझ में आ चुकी होंगी। अब ये किसका जो है कोलैबोरेशन है? नासा का है। सबसे पहला मैंने आप लोग को बताया नासा का वेंचर है, ईएसए का है, फिर सीएसए का है, कनाडा की स्पेस एजेंसी है। इनके द्वारा जो है वो एक जॉइंट वेंचर है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ये बताया जा रहा है। और 2002 में नासा के जो पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव थे उनके नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया था। कुछ इस तरीके से जो है वो इमेजेस इसकी दिखाई देती हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर जो है वो यूज किए गए हैं। आप लोगों ने गाड़ी की बैकलाइट देखी होगी या फ्रंट लाइट देखी होगी, उसमें जो बल्ब लगा रहता है वो तो एक काफी छोटा सा रहता है, लेकिन उसके चारों तरफ जो है वो काफी सारे रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं, मिरर्स लगे रहते हैं। या फिर सोलर पैनल देख लीजिए, जिसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि कुकर जो है उसमें चावल वगैरह गर्म किए जा रहे हैं, बॉयल किए जा रहे हैं, तो वहां पर भी मिरर्स यूज होते थे। वही मिरर जो है वो यहां पर भी यूज हो रहे हैं, ताकि एक इमेज जो है उसको ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो प्राप्त किया जा सके। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किए जा रहे हैं, स्टेबलाइजेशन फ्लैप जो है वो यूज की जा रही है, एंटेना जो है नेटवर्क के लिए यूज किए जा रहे हैं, सोलर एराज हैं ताकि एरे जो है वो क्या करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे ताकि ये मूवमेंट जो है वो कर सके। इसके साथ में ही स्पेस क्राफ्ट बस भी है। ठीक है, फिर सनशेड है। ठीक है, तो डायरेक्टली सनलाइट से इसको बचाने के लिए भी सनशेड जो है वो बनाए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो दिखाई देता है। अब ये इतना सारा मैंने आप लोग को बता ही दिया है, तो आप लोग को बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो पहले जो हब्बल टेलीस्कोप था उसको रिप्लेस किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, और उसके बाद में ये पूरा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप उसकी इमेजेस लेकर हम तक जो है वो भेज रहा है। आकाश गंगाओं की बात है, जैसे हमारा मिल्की वे है, ऐसे बहुत सारी जो है वो गैलेक्सीज स्पेस के अंदर जो है वो ट्रेवल करती हैं। ठीक है, चलिए, तो JSWT के अंदर बहुत बड़े बड़े मिरर्स लगे हैं, और ये ब्रह्मांड के अंदर जो है वो काफी गहराई तक डीपर जो है वो इसकी इमेजेस लेने के अंदर क्या होते हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, होते हैं, है ना। तो ये जो है वो आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके साथ में आप लोग देखिए कि जब भी किसी भी तारे का जो है स्टार जब वो बनता है या फिर वो खत्म होता है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा रहता है, और वो जैसे ही खत्म होता है तो वो एक ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी पाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सोप्लेनेट यहां पर एक वर्ड जो है वो यूज किया गया है, मतलब हमारे पृथ्वी से बाहर यदि कोई ग्रह है, उस बाहरी ग्रह को अच्छे से स्टडी करने के लिए ही जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यहां पर कुछ इमेजेस जो है वो सेंड की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए यहां पर आ चुकी है। ठीक है, इसके साथ में ही अदर मिशन टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स आप लोग देख सकते हैं, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जिसको 1990 के अंदर यहां पर लॉन्च किया गया था। ऑब्जर्वेशन इन विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट जो है उसके बेसिस पर वो काम करता है। इसके साथ में ही कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, CGRO इसको कहा जाता है। इसके साथ में ही चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी। फिर है हमारे पास में स्फीयर एक्स। स्फीयर एक्स को 2023 के अंदर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। एक मिशन ये भी जो है वो काम कर रहा है। अब इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी लाइफ के फंडामेंटल्स हैं उनको समझने के लिए, ताकि जितनी अदर गैलेक्सीज हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर या पानी जो है इसकी खोज की जा सके। इसके बाद में है वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ठीक है, इसको 2027 के अंदर लॉन्च किया जाएगा, मतलब ये फर्दर आगे भविष्य के लिए जो है वो लॉन्च किए जाने हैं, ताकि डार्क एनर्जी जो है इसको क्या किया जा सके, खोजा जा सके, और इसके साथ में ही एक्सोप्लैनेट जो है उनको भी हम लोग खोज सके। आई थिंक जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड जो भी आपको समझाया गया है वो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इमेजेस को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, और जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो वो आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें यह बताया कि आउट ऑफ 146 कंट्रीज के अंदर भारत की जो रैंक है वो है 135, 135। लेकिन ये संतोषजनक नहीं है, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है हमारे पास में। बहुत पीछे जो है वो हम लोग हैं। जैसे कई घटनाएं जो है हम लोग को देखने को मिलती हैं गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, कि जैसे किसी लड़की ने जन्म लिया है तो जन्म लेने के बाद जो है वो छोटे बच्चों की डेड बॉडी जो है वो मिल जाती हैं, है ना। इसके साथ में ही
कई बार आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर जो है वो भी कई इरेगुलरिटीज के अंदर जो है इलीगल वर्क के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर जेंडर गैप को लेकर जो है वो काफी ज्यादा हमारे यहाँ पर क्या रहता है, इसमें गैप रहता है और उसी के चलते 135 रैंक हमारी यहाँ पे आई है। हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट की हाईलाइट की, इंडिकेटर्स क्या क्या है और इसके साथ में इंडिया का स्टैंड क्या है इस चीज को लेकर। चलिए कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें यह बताया गया कि 146 कंट्रीज के अंदर भारत की रैंक 135 है और इसमें हेल्थ को और इसके साथ में सर्वाइवल जो है इसको शामिल किया गया है। और इसको शामिल करते हुए इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी है, वो काफी वर्स्ट परफॉर्मेंस है ना। वर्स्ट परफॉर्मेंस होने के कारण पूरे विश्व में जो है वो 135 यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों के अंदर भारत जो है वो गिनती में आ रहा है। ये तो है बात ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, लेकिन इसके बाद में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर 143 रैंक है। यानी कि देखिए केवल 3 ही स्थान रह गया, नहीं तो लास्ट आता है इंडिया। फिर यहां पर थोड़ा ठीक चल रहा है मामला एजुकेशनल अटेनमेंट के अंदर, फिर 146, ये बिल्कुल लास्ट में आ गया हेल्थ एंड सर्वाइवल में। क्या चाहिए और बताइए। हमारे यहां पर हर चीज का पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो बना दिया जाता है, जबकि इन डायमेंशंस के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। इसीलिए एक आम आदमी को ये जरूरत है कि अपने जो है किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे से वो दूर रहे। सॉरी फॉर जो है मैं अटक रहा हूं कई बार बोलने के अंदर, लेकिन जो भी पार्टीज के पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं उनसे वो अपने आप को दूर रखे और केवल वो ध्यान रखे अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर कि कैसे उसको ग्रो करना है एजुकेशनली, हेल्थ और इसके साथ में ही इकोनॉमिकली जो है वो कैसे उसको ग्रो करना है। तो कंट्री जो है वो ऑटोमेटिक ग्रो करने लगेगी। चलिए की हाईलाइट क्या है इसके लिए। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2022 में ये कहा गया है कि अगर हम लोग को जेंडर गैप इंडेक्स को खत्म करना है तो लगभग 132 साल हम लोग को लग जाएंगे। और अभी जो है वो जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर 68.1% का जो है इतना जेंडर गैप देखा जा रहा है। तो 2021 से लेकर 132 साल तक हमको वेट करना पड़ेगा जब हमारे यहां पर जो लिंग भेदता है उसमें क्या हो बिल्कुल खत्म हो जाए। इसमें हम लोग देखें कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश 71 पोजीशन पर है, नेपाल जो है वो 96, श्रीलंका है 110 पर, मालदीव है 117, भूटान है 126 जो है वो इस रैंक पर है। लेकिन ईरान देखिए 143, बिल्कुल इसके नजदीक ही भारत भी खड़ा है। पाकिस्तान 145, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आया है। दक्षिण एशिया में भारत से भी खराब रहा है। ठीक है, तो 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर रहा था और अब जो है वो 135वें, मतलब रैंक तो सुधरी है। हम लोग अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर देखो पहले से तो जो है 135 पे आ चुके हैं, लेकिन कंट्री जो है वो भी तो कम हो गए हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशनल अटेनमेंट है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है। तो जब भी आप लोग आंसर राइटिंग को करें इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर इंक्लूड करें कि रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 को रिलीज किया गया। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो फॉलोइंग है, तो आप लोग को ये पॉइंट जो है वो वहां पर इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसके साथ में ही ये जो पैमाना है, ये जो पैरामीटर है, ये 0 से लेकर 100 स्केल तक जो है वो वर्क करता है। जैसे आप लोग पीएच स्केल को देखते हैं, पीएच स्केल बेसिकली क्या होता है कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि उस पानी के अंदर या उस मिट्टी के अंदर कोई भी चीज है उसके अंदर जो है वो कितनी सैलिनिटी है ना। पीएच स्केल जो है वो कितना हम लोग कहते हैं एसिडिक है। ठीक है, जैसे पानी है, किसी की भी हम लोग बात करें जैसे ब्लड है, किसी का भी हम लोग जो है पीएच मेजर कर सकते हैं, तो उसकी स्केल जो है वो 0 से लेकर 14 तक वेरी करती है। वैसे ही यहाँ पर 0 से लेकर 100 जो है वो स्केल यहाँ पर मेजर करने के लिए बताई गई है। ठीक है, चलिए और क्या है हमारे पास में। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का स्कोर 0.629 का स्कोर पिछले 16 वर्षों में उसका 7वां जो है वो उच्चतम स्कोर था, पिछली बार की बात है। और 2021 के बाद से आर्थिक भागीदारी यानी कि इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है और इसके साथ में ही हम लोग बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो उसमें कहा गया है कि जो पुरुषों की भागीदारी है वो 9.5% तक है, जबकि महिलाएं जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन काफी हद तक घट चुका है, वो केवल 3% तक यहां पर क्या है पार्टिसिपेशन है। ठीक है, चलिए अब इंडिया का स्टैंड क्या है। अब इंडिया के अंदर वर्तमान की कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर तो संसद की हम लोग बात करेंगे, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के अंदर जो महिलाओं का प्रतिशत है वो काफी कम है। जैसे हम लोग बात करें परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट,
परसेंटेज ऑफ वुमेन इन मिनिस्ट्रियल पोजीशंस वो कितनी है। इसके साथ में ही ऑफ ऑल द सब इंडिकेट्स दिस इज वेयर इंडिया रैंक द हाईएस्ट 48 आउट ऑफ 146। तो इस मामले में इंडिया जो है वो हाईएस्ट रैंक पर है 48 पर। अभी हम लोगों ने सारी रैंकिंग जो है वो देख ली है। आइसलैंड की यदि हम लोग बात करें तो आइसलैंड जो है वो 0.874 स्कोर के साथ में फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो 9th रैंक पर है, इसका स्कोर कितना है 0.546 है, और इंडिया जो है वो 48 पर है। तो मतलब बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश, वो जो है वहां पर वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा है। इसके साथ में ही हम लोग इकोनॉमिकल जो पार्टिसिपेशन है उसको देखें तो इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर महिलाओं का जो है वो पार्टिसिपेशन काफी कम यहां पर देखा गया है। इसमें भी जो है वो 146 कंट्रीज में से 143वें देश जो है स्थान पर है। ठीक है, तो कोई संतोषजनक हमारी स्थिति नहीं है इस चीज को लेकर। और भी कई इंडिकेटर्स जो हैं वो यहां पर बताए गए हैं, तो इन इंडिकेटर्स को आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये तो कुछ पैरामीटर्स मैंने आप लोग को मेनली बताए, लेकिन इसके साथ में जो सेकेंडरी होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि एजुकेशनल जो लिटरेसी रेट है, इसके साथ में ही एनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी जो स्कूल्स होती हैं उनके अंदर क्या है, इस तरीके से इनके आधार पर जो है वो क्या किया जाता है, इनको मेजर किया जाता है। ठीक है, जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो कितना प्रतिशत है। ठीक है, हेल्थ जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो आप लोगों को पता है कि पहले से जो है वो इंडिया के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के अंदर भारत की जो है वो पहले रैंक कौन सी थी, 155 पे थी, और अब जो है 146 रैंक पर है। मतलब सबसे अंतिम जो है यहाँ पर सबसे भारत है इन दो चीजों के अंदर, चाहे हम लोग लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, या फिर हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें। इस चीज के अंदर भारत जो है वो क्या है, बिल्कुल अंतिम 146 रैंक पर खड़ा हुआ है। आगे कंट्रोवर्शियल हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेशनल एम्बलम की। नेशनल एम्बलम की कंट्रोवर्सी तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, ऑलरेडी आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स के अंदर इसको पढ़ा होगा। क्या है कंट्रोवर्सी, बेसिकली कि जिसको जिस रूप में दिखना चाहिए वो उस रूप में नहीं दिखेगा, तो इसके लिए आप जो है वो थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं। हो सकता है कि आर्टिस्ट जो हैं उनके द्वारा कोई मूर्ति बनाई जाती है, और मूर्ति बनाने के दौरान कुछ डायमेंशंस जो है वो बिगड़ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी घर के अंदर दाल वगैरह बनाई है? दाल जब हम लोग बनाते हैं तो कोई घर के अंदर कोई महिला है, कोई लेडीज है, जब वो दाल बनाती है या फिर कोई भी सब्जी बनाती है, तो दाल जब बनाई जाती है तो लेडीज जो है उसकी रोजाना की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो उसमें जो कंसंट्रेशन है, हम लोग कहें कि उसका जो गाढ़ापन है वो मेंटेन रहता है। लेकिन एक दिन के लिए मान लीजिए कोई आदमी दाल बनाता है, तो उसके अंदर वो दाल के अंदर पानी ज्यादा डाल देगा। ठीक है, जैसे हम लोग कोई इमारत बना रहे हैं, इमारत के अंदर जो मसाला लगता है उसके अंदर पानी ज्यादा डाल दिया तो फिर वो मसाला जो है वो ढंग से लगता नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम एट ए टाइम हो सकती है। यहां पर कुछ डायमेंशन जो हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम के चलते नेशनल एम्बलम जो है, इसमें आप लोग जो शेर देख रहे हैं उनके जो चेहरे हैं वो थोड़ा सा क्रोधित होते हुए दिखाई दिए। क्या वाकई में ये पॉइंट जो है वो इतना ज्यादा वैलिड था कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए कि हम लोग जो है उसको क्या करें, उसको कंपेयर करें पहले वाले के साथ में? देखिए, वैसे तो बिल्कुल उसके डायमेंशन में बनना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो जब इस चीज को देखें तो उनको लगे कि यार ये जो है वो इतना सही दिख नहीं रहा है, इतना अच्छा उनको दिखाई ना दे। इंडिया के अंदर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। चलिए बात करते हैं इसकी कॉन्टेक्स्ट की। नेशनल एम्बलम की हम लोग बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, और सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली संसद भवन के छत पे जो है इसके नेशनल एम्बलम का इसका जो है अनावरण किया, अनवेल किया इसको। आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो राष्ट्रपति भवन यानी कि संसद भवन नया बनेगा। इसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर और फिर इंडिया गेट जो है यहां तक पूरा कॉरिडोर जो है, और कॉरिडोर के दोनों तरफ मिनिस्ट्रियल जितने भी जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा। इसी के तहत जो है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 10 दिसंबर 2020 के अंदर इसका उद्घाटन जो है वो भी किया गया था। लेकिन जैसे ही नेशनल एम्बलम की यहाँ पे बात आई, अनवेल किया गया, तो एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई। क्या है इसके बारे में? 26 जनवरी 1950 को अशोक की शेर राजधानी का एक प्रतिनिधित्व आदर्श वाक्य के ऊपर जो है वो रखा गया, जिसको हम लोग कहते हैं सत्यमेव जयते। और मुंडक उपनिषद आप लोग को पता होगा, मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते जो है इसको लिया गया है। ये
पूरे विश्व के अंदर एक शांति और सद्भावना का जो है प्रतीक है। वर्ल्ड पीस एंड गुडविल का जो है वो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, एक प्रतीक है। और उसके आधार पर ही हम लोग इसमें मानते हैं कि 4 शेर जो है वो इसके अंदर हैं। ठीक है, सारनाथ जो सारनाथ का स्तंभ है वहां से इनको लिया गया है। बेसिकली 4 इसके अंदर शेर हैं, एक के बाद अबेकस पे जो है वो चढ़े हुए हैं। बेसिकली एक फ्रेम जो है, एक फाउंडेशन स्टोन है, उसके ऊपर 4 शेर हैं, जिनमें से 3 जो है वो हम लोग को दिखाई देते हैं, एक शेर जो है वो दिखाई नहीं देता है। सिंघम मूवी देख जो है उसका डायलॉग आप लोग को याद आ रहा होगा कि 3 शेर जो है वो सामने दिखाई देते हैं और एक जो है वो मेरे पीछे है। ठीक है, इसके साथ में ही 4 शेरों के, देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये स्लाइड जो है वो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखनी है। एक हाथी है इसके अंदर, एलिफेंट है। ठीक है, फिर एक घोड़ा है, इसके साथ में एक बैल है और एक घंटी के आकार में कमल है बीचों बीच में। ठीक है, यहां पे आप लोग एक वर्ड याद रख लीजिए, हेलो। आप लोग जो मोबाइल पे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो। ठीक है, मतलब हॉर्स घोड़ा है, एलिफेंट है, ठीक है, लॉयन तो है ही, और ऑक्स बैल भी है। तो 4 जो है वो आप लोग को अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इनमें जो है बलुआ पत्थर का यूज किया गया, तराशा गया, और कानून का पहिया मतलब एक धर्म चक्र जो है जिसमें 24 जो है वो तीलियां होती हैं। ठीक है, उसकी उसको जो है वहां पर क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो है वो इसमें इंटरप्रिटेशन जो है वो की गई है। इसके साथ में ही जो 4 जानवर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं वो भी जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग अलग भौगोलिक दशाओं से जो है वो यहाँ पर इनको शामिल किया गया है। तो बेसिकली पूरी इंडिया की एक जो है बारीक सोच इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, और ये अशोक के शासनकाल के अंदर ही बेसिकली इसको डेवलप किया गया था, उसी से इसको लिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस सिंबल को, सिंबल के अंदर देख सकते हैं आप लोग, हॉर्स आप लोग को दिखाई दे ही रहा है। इसके साथ में बुल जो है वो हार्डवर्क का प्रतीक है, बुल जो है वो हार्डवर्क का प्रतीक है। हॉर्स जो है वो लॉयल्टी का है, स्पीड का है, एनर्जी का है। मुंडक उपनिषद जो है वहां से इस सत्यमेव जयते जो है इसको भी लिया गया है। सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट धर्म चक्र जो है 24 स्पॉक्स इसके अंदर है। ठीक है, 4 एशियाटिक लॉयंस जो हैं वो इसके अंदर हैं, जो कि जो बताते हैं पावर को, इसके बाद में करेज को बताते हैं, कॉन्फिडेंस को बताते हैं, प्राइड को बताते हैं। तो ये जो है वो आप लोग को बहुत अच्छे से इनको एक बार थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोवर्सी तो मैंने आप लोग को थोड़ा सा पहले बता ही दिया था कि बेसिकली जो पहले उन शेरों के चेहरे थे वो काफी मुस्कुराते हुए थे, और बाद में जो था हल्का सा वो क्रोधित में दिखे, और इसीलिए जो है वो क्या किया गया था, इन पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली यूएन की एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया गया है कि इंडिया की जनसंख्या यदि इसी प्रकार बढ़ती रही तो इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर देगा। और सरपास करते हुए आप लोग ये देखिए कि भारत की जनसंख्या 2023 में सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट की हाइलाइट्स, कंपैरिजन विद इंडिया एंड इश्यूज जो हैं इसको लेकर वो कौन कौन से क्रिएट हुए हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ये रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट रिलीज की, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के नाम से जारी की गई थी। इसमें दुनिया के जो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं उनके बारे में बताया गया, और खास तौर पर फोकस जो है वो किया गया इंडिया और चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भी रख रहा है और इंडिया जो है वो 2023 तक सरपास कर देगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 2023 के बाद में सभी जो वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ने वाले हैं। इनडायरेक्टली आप लोग समझ चुके होंगे कि वस्तुएं जो हैं, प्रोडक्ट वो सीमित होते हैं, और उनकी डिमांड करने वाले लोग जब ज्यादा रहेंगे तो उनकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसके साथ में ही फूड ग्रेन्स को लेकर भी काफी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमको जो इंपोर्ट है उसको कम से कम करना पड़ेगा। इंपोर्ट कम करने के लिए हमको इंडिया के अंदर ही जो है उन फूड ग्रेन्स को बनाना पड़ेगा, मतलब बनाने का मतलब है कि यहां पर उपजाना पड़ेगा, और उपजाऊ करने के लिए फर्टिलाइज लैंड जो है वो होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। लेकिन जो जनसंख्या बढ़ी हुई है वो घर कहां पे बनाएगी फिर, तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खत्म हो जाती है। तो यही यहां पर सबसे ज्यादा बैलेंस वाली चीज रहती है, और इसी को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको डिसाइड किए जाते हैं, ताकि ये चीज बैलेंस में रहे। ठीक है, इसमें बताया गया कि नवंबर 2022 के मध्य तक 8 अरब तक जो है वो जनसंख्या बढ़ने का अनुमान है। यूनाइटेड नेशंस ने इसमें यह भी कहा कि 1950 के बाद से दुनिया की आबादी सबसे धीमी गति से जो है वो बढ़ रही है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 2022 में बताया गया है कि चाइना जो है वो अभी नंबर 1 पे है। ठीक है, और इंडिया जो है वो क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और चाइना जो है वो 2 नंबर पर आ जाएगा, इंडिया पहले नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, ये बिलियंस के अंदर पॉपुलेशन बताई गई है 2050 तक।
यूएस जो है वो अपनी गिनती जो है वो 3 नंबर पर ही रखेगा। यहां पर यूएस की रैंकिंग के अंदर कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं किए गए हैं। फिर देखिए बड़ा भारी उछाल किसमें, नाइजीरिया में। नाइजीरिया में आप लोग देखो कि नाइजीरिया जो है वो 4th पोजीशन पर आ रहा है, जो कि 6th पोजीशन पर था। नाइजीरिया जो 6th पोजीशन पर था वो क्या आ जाएगा यहां पर। तो बहुत सारी रैंक जो है वो यहां पर चेंज हो रही है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बेसिकली बात है इंडिया और चाइना की। चीन और भारत जो है वो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। इसमें 2019 के अनुसार 1.44 बिलियन आबादी वाला चीन, 1.39 बिलियन वाला भारत दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। लेकिन अब जो है इनमें प्रतिशत जो वृद्धि हो रही है वो 19% और 18% है। और इसके साथ में इंडिया 2023 तक सरपास कर देगा। ठीक है, तो 2050 के बीच चीन की आबादी 31.4 मिलियन यानी 2.2% की कमी के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। ठीक है, तो भारत जो है, भारत की आबादी चीन से भी आगे जो है वो निकल जाएगी। तो 2019 और 2050 तक के सारे आंकड़े जो है वो यहां पर शो किए गए हैं। इसके साथ में आप लोग देखिए कि जन्म दर में जो है वो गिरावट यहां पर दर्ज की गई है, वाइल नेट ड्रॉप इन बर्थ रेट। ठीक है, किसमें, ये चाइना के द्वारा की गई है, इंडिया के अंदर नहीं, चाइना के अंदर। तो आने वाले दशकों में दुनिया की आबादी में आधे से अधिक वृद्धि का अनुमान 8 देशों में केंद्रित होगा। जैसे उसके अंदर है कौन कौन सा, कांगो है, इजिप्ट है, इथोपिया है, भारत है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, तंजानिया है। ये जो 8 देश हैं ये सबसे ज्यादा यहां पर जनसंख्या को बढ़ाने वाले हैं। अब एसडीजी के लिए क्या चैलेंजेस हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप लोग को पता होगा कि जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें कॉप 21 हुआ था। तो कॉप 21 के अंदर एसडीजी 17 एसडीजी डिसाइड किए गए थे और उनको पाने के लिए गोल रखा गया था 2030। लेकिन क्या करें, जनसंख्या बढ़ रही है, उनके लिए रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। और रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर कई कदम जो है वो सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का दबाव बढ़ने से ये जो है एसडीजी जो है इनको पता नहीं प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए। इसके साथ में वृद्धावस्था जनसंख्या वृद्धि, वृद्धों की जनसंख्या में जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जापान जैसे देश हैं, जापान को जो है वो बूढ़ों यानी कि जो है बुजुर्गों का देश कहा जाता है, और चीन को बुजुर्ग होता हुआ देश कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, सस्टेन ड्रॉप इन फर्टिलिटी। ठीक है, प्रजनन क्षमता में जो है वो निरंतर गिरावट जो है वो पूरी विश्व के अंदर यहां पर दर्ज की गई है। तो प्रजनन क्षमता में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मृत्यु दर जो है उसमें भी क्या आई है, कमी यहां पर दर्ज की गई है। ठीक है, माइग्रेशन की हम लोग बात करें तो आप लोग, माइग्रेशन की सबसे बड़ी समस्या है आज पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो एक देश से दूसरे देश के अंदर जो है वो काफी सारी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करती है। इसका असर भी जो है जनसंख्या के ऊपर पड़ता है। कोविड-19 में आप लोग देखिए कि कोविड-19 के दौरान मृत्यु दर की हम लोग बात करें, जन्म दर की हम लोग बात करें, या फिर माइग्रेशन की हम लोग बात करें, इसके अंदर जो है वो क्या की गई थी, यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। लेकिन जीवन प्रत्याशा जो है वो गिर गई थी। ठीक है, तो महामारी जो है यानी कि जब ये पेंडेमिक आया उससे भी क्या हुआ, काफी ज्यादा इंपैक्ट जो है वो देखा गया था पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखें कि जो भी रजिस्ट्रार जनरल हैं भारत के अंदर, उनके आधार पर जनसंख्या अनुमान के साथ जो है वो क्या चीज सामने निकल कर आती है सेंसस के लिए, कि 2011 की जनगणना पर यह पूरा का पूरा आधारित था। और उनके द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि हम लोगों को अब इस चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर कंट्रोल नहीं किया तो 2027 तक रिसोर्सेज को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी काफी सारे क्रिएट हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन, भारत का जो है कंपैरिजन करें, तो जन्म दर जो है वो वर्तमान में 2.3 के वैश्विक औसत अनुमान की तुलना में 2050 में वर्तमान में 2.01 से घटकर 1.78 जो है वो हो जाएगी, और 2100 में 1.69 जो है वो होने की उम्मीद है। ठीक है, अब यहां पर जो जन्म दर है वो कितनी हो जाएगी, 2.01 से घटकर कितनी हो जाएगी, 1.78 हो जाएगी। तो इसमें यह बताया गया है कि 15 से लेकर 19 वर्ष की आयु की महिलाओं में जन्म की सकारात्मक संख्या वर्तमान, आप लोग देख सकते हैं कितना आंकड़ा ही जो है वो बड़े बड़े यहाँ पर आंकड़े लिखे गए हैं। तो भारत को जल्दी जो है जनसंख्या को यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसके प्रॉज एंड जो है कॉन्स का क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये जो है इनके ऊपर ही कंसेंट्रेट करें, है ना। लेकिन प्रॉस भी पहले देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इनोवेशन जो है उनको उनके अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके साथ में ही जो हायर पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ के अंदर भी एज ए ह्यूमन कैपिटल यूज हो सकती है।
ठीक है। स्पेशलाइजेशन जो है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हायर पॉपुलेशन डेंसिटीज मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो ये इसके क्या है, प्रॉज हैं। कौन सा आप लोग देख सकते हैं भर भर के हैं और हमको इन्हीं पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। रिसोर्सेज की जो है शॉर्टेज आएगी, इन पॉल्यूशन जो है इंक्रीज होगा, और भारत ने आप लोग को पता है कि 2070 तक जीरो कार्बन एमिट का एक जो है वो रिसेंटली पूरा का पूरा एग्रीमेंट अभी किया था। आगे हम लोग बात करते हैं क्लाउड बर्स्ट की। हुआ क्या, क्या हुआ है, अमरनाथ यात्रा जो है उसमें रुकावट आई, वहां पे बादल जो है वो फट गए। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चाइना के ऊपर जो तेलंगाना के केसीआर हैं सीएम, उन्होंने ये आरोप भी लगाए थे कि पूरा जो है चाइना की मिलीभगत है। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हुई। कैसे हुआ कि चाइना की बॉर्डर से लगते हुए जो क्षेत्र हैं, जिसमें लद्दाख है, इसके साथ में ही उत्तराखंड है, हिमाचल है, और फिर आप लोग देख सकते हैं कि सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतर जो है वो बाढ़ आने का यहाँ पे खतरा रहता है। चाइना करता क्या है, यानी कि वो एलिगेशन जो है वो लगाए गए थे, अब वो पता नहीं कितने सही है कितने गलत है, वो तो साइंटिफिक रिसर्च की बात है। उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो क्या करता है, क्लाउड ब्रश जो है वो यहाँ पर यानी कि आर्टिफिशियल रेन को कराता है, जिससे ये पूरी घटनाएं जो है वो देखी जाती हैं। क्योंकि अमरनाथ यात्रा के समय ऐसा क्यों होता है, केदारनाथ यात्रा के समय ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाढ़ आई थी उसमें 16 लोगों की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग जो है वो लापता भी हुए थे। किसके कारण, बादल फटने के कारण। बादल फटते क्यों हैं, बेसिकली देखिए कि बादल फटने की एक कोई सटीक परिभाषा जो है वो इसके अंदर नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कहें कि एक सर्टेन टाइम में जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो हम लोग उसको कहते हैं कि बादल जो है वो फट चुके हैं। अब इसको हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, आप लोग समझिए कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बताया कि 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जब 100 mm बारिश होती है प्रति घंटे के हिसाब से, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट या बाढ़ की संभावना जो है वो कह सकते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास में 1 स्क्वायर मीटर का एक बॉक्स है, इसमें 1 घंटे के अंदर जो है 1 घंटे के अंदर 100 mm यदि पानी भर जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो जो है वो फ्लड का एक कंडीशन हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए, मुख्य रूप से इलाके और ऊंचाई के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में होने की अधिक संभावना जो है होती है, क्योंकि वहां पर कंडेंसेशन जो है वो ज्यादा होता है। मतलब जो वाष्प आई है, जो वेपर आई है, उसमें वहां पर क्या होता है, ज्यादा कंडेंसेशन होता है, कन्वेक्शन होता है, जिसके कारण बादल जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं कि जो मेघालय है, मेघालय के अंदर जो मौसिन राम है, वहां पर ज्यादा बारिश क्यों होती है, क्योंकि वहां के जो पहाड़ी है, माउंटेन्स हैं, वो कॉनिकल शेप में है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, गारो खासो जयंतियों की। वहां पर जो है वो कॉनिकल शेप में है और बादल जो है उसमें फंस जाते हैं, जिसके कारण भारी बारिश होती है। लेकिन वहां वहां पर तो एक कॉनिकल, एक जोग्राफिकल वहां पर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर है। लेकिन अमरनाथ यात्रा पर वहां पर तो नहीं था ऐसा। लेकिन क्या हुआ कि जब हवाएं जो हैं वो आपस में एक दूसरे से वहां पर मैच करती हैं, जैसे कोई सामने से आने वाला व्यक्ति है, आप भी इधर जा रहे हैं, वो सामने से आ रहा है, तो हवाएं भी जो है वो दोनों आपस में यहाँ पर आकर क्लैश करती हैं और एक जगह आकर इकट्ठी हो जाती है और बारिश जो है वो भयंकर यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा साइंटिफिक जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर देख लेना चाहिए। सबसे पहले कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है वो बादल यहाँ पर बनना शुरू होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूम्यूलोनिम्बस, ठीक है। मतलब थोड़ा सा वर्ड्स के अंदर आप लोग देखिएगा, मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, है ना। तो क्यूमुलोनिम्बस जो है वो बादल यहाँ पर बनते हैं, जो कि इस पूरे बारिश के लिए क्या है, क्या होते हैं, उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। ये अस्थिर बादल काफी भारी होने के कारण एक छोटे क्षेत्र में तेज आंधी के साथ जो है वो काफी ज्यादा बारिश करते हैं, ठीक है। हवाएं जो है वो काफी तेज चलती हैं और बादल फटना ज्यादातर समुद्र तल से यानी कि सी लेवल जो है उससे 1000 और 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो ज्यादा देखा जाता है, जैसे केदारनाथ के अंदर, अमरनाथ में रिसेंटली हुआ है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन आप लोग देख सकते हैं कि बादल जो है वो किस प्रकार यहाँ पर आया है। हाइट जब लेने के बाद इस ये ज्यादा क्या हुआ है, कंडेंस हुआ है। तो वेपर जो है वो वाटर के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर अचानक कन्वर्ट हुई है और यहाँ पर बारिश आना शुरू हो गई है। जैसे इसको क्रॉस किया तो पूरी बारिश यहाँ पे हो चुकी है, बादल खाली हो चुके हैं और ये ड्राई जो है, ड्राई एरिया यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए तमिलनाडु के अंदर जो है वो बारिश नहीं होती है जब भी मानसून आता है, और केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में जो है वो बारिश होती है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, यूएन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की, एसडीजी रिपोर्ट 2022, इसको कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। देख लेते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या की हाइलाइट्स है, और इंडिया और एसडीजी दोनों का कंपैरिजन भी हम लोग देख लेंगे कि इंडिया जो है वो कहां पर स्टैंड जो है वो करता है। सबसे पहले मैं आप लोग को इसका बेसिक बैकग्राउंड जो है वो बता देता हूं।
क्या है, 2015 के अंदर एक मीटिंग होती है जिसको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कंट्री जो थे वो यहां पर शामिल होते हैं, 193 कंट्रीज, और वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग 2030 तक कुछ गोल जो है उनको अचीव करेंगे। उनको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। जैसे पूरे 17 गोल जो है वो यहाँ पर डिसाइड किए गए थे, जिनमें हम लोग कहें क्लाइमेट क्राइसिस जो है इस पे कंट्रोल किया जाएगा, कार्बन एमिशंस हैं, इसके साथ में एजुकेशन, हेल्थ, सारे जो है वो इसके अंदर जो है वो क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। अब देखिए 2022 एसडीजी इंडेक्स में 3 नॉर्डिक देश जो हैं वो क्या हैं, शीर्ष पर हैं, जिसमें हम लोग बात करें फिनलैंड की, हम लोग बात करें डेनमार्क की, हम लोग बात करें स्वीडन की। ये क्या है, शीर्ष पर है। शीर्ष पर कैसे हैं कि इन्होंने एसडीजी गोल जो है उनको अच्छे से अचीव किया है, ज्यादा जो है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और भारत जो है वो इसमें काफी पीछे है। तो प्रदर्शन में जो है वो कोई सुधार नहीं हुआ है, भारत के अंदर जो है वो कोई भी सुधार जो है वो नहीं देखा गया है। जिसमें हम लोग बात करें निम्न आय वाले देशों की, ठीक है, और एसडीजी 1 की हम लोग बात करें तो कोई भी गरीब नहीं होगा। एसडीजी 8 जो है उसमें वो बात करता है इकोनॉमिकल ग्रोथ की। तो ऐसे बहुत सारे एसडीजी जो हैं उनको डिसाइड किया गया है और इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर कंट्रीज की जो है वो रैंकिंग निकाली गई है। जबकि स्लो प्रोसेस हम लोग बात करें, स्लो प्रोग्रेस की हम लोग बात करें क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी को लेकर, तो जितनी भी रिस्क कंट्रीज हैं, जो भी समृद्ध देश हैं, वो इसमें बहुत धीमी प्रगति है। वहां पर क्या होता है कि कार्बन एमिशंस ज्यादा होते हैं क्योंकि उन लोगों को डेवलपमेंट करना है, कार्बन एमिशंस जो है वो ज्यादा करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनको ज्यादा एमिट करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 14% की वृद्धि होना जो है वो तय है, एक दशक के अंदर, लगभग 10 साल के अंदर जो है इतना हो जाएगा, यूएन ने ये बताया है। फिर 2025 के बाद 2030 तक 43% की गिरावट और नेट जीरो एमिशन का 2050 का जो है वो टारगेट यहां पर डिसाइड किया गया है पेरिस एग्रीमेंट के लिए हम लोग बात करें तो। ऐसे बहुत सारे यहां पर क्या किए गए हैं, एग्रीमेंट्स यहां पर किए गए हैं, और यूएन ने यह बताया है कि 2030 तक जो है वो लगभग हम लोग जो 17 एसडीजी हैं उनको कुछ हद तक जो है वो हम लोग प्राप्त भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करें हेल्थ इमरजेंसी की। तो दुनिया भर में स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ इमरजेंसी के कारण आर्थिक झटके, जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं कोविड के समय, तो कोविड के समय बहुत सारे लोग जो है वो गरीबी के अंदर, पॉवर्टी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुए। तो इससे भी क्या हुआ, एसडीजी पर काफी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो पैसा एसडीजी के ऊपर खर्च हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है। इसके साथ में एजुकेशन को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, तो ये जो है इसके ऊपर क्या पड़ा, दबाव पड़ा। इसके साथ में ही पैसा जो है वो कहां पर खर्च हुआ, टीकाकरण के अंदर हुआ। तो ये क्या हुआ, इन्हीं कारणों के चलते हुए एसडीजी जो है वो जैसे हेल्थ इमरजेंसीज के अंदर क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ठीक है, चलिए वैश्विक आर्थिक विकास में कमी आई, यानी कि लॉवरिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की यदि हम लोग बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसके अंदर क्या आई है, कमी आई है। रूस यूक्रेन की हम लोग बात करें तो रूस और यूक्रेन जो है वो व्हीट के सबसे ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, और प्रोड्यूसर्स होने के कारण उन्होंने अदर कंट्रीज जो है इनको सप्लाई कम किया है, जिसके कारण फूड ग्रेन जो है इसमें भारी मात्रा में कमी आई है और प्राइस में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, इसके साथ में ही क्या हुआ है, हैम्परिंग ग्लोबल सप्लाईज एंड ट्रेड, रोलिंग फाइनेंशियल मार्केट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इफेक्ट जो है इसके पड़े हैं। अब इंडिया और एसडीजी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंडियाज प्रिपेयर्डनेस ऑफ एसडीजी हैज, यानी कि बहुत पीछे जो है वो भारत की हालत है, बहुत खराब जो है वो इसमें भारत की हालत है। भारत के लिए बहुत सारी चुनौतियां इसके अंदर बताई हैं यूएन ने। ठीक है, जैसे मेजर चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहली बात है कि एसडीजी 8 जो है, जैसे डिसेंट वर्क, अच्छा काम जो है सुनिश्चित करना, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। इसके साथ में ही क्लाइमेट परफॉर्मेंस, क्लाइमेट एक्शन जो है, जो एसडीजी 13 के अंदर शामिल है, ये भी भारत के लिए एक चुनौती जो है वो बना हुआ है। ठीक है, जैसे स्वच्छ पानी और स्वच्छता की हम लोग बात करें, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की हम लोग बात करें, ये भी भारत के लिए एक चुनौती है। ठीक है, हंगर इंडेक्स में आप लोग देख लीजिए भारत जो है पीछे है। ग्लोबल अभी जेंडर गैप इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें भी भारत जो है वो काफी पीछे रहा है। चलिए, तो आप लोगों को यूएन की इस रिपोर्ट के बारे में समझ में आया होगा कि यूएन ने अपनी जब रिपोर्ट रिलीज की है तो उसमें ये बताया है कि किस तरीके से भारत जो है वो अपने फंडामेंटल्स, जितनी भी सुविधाएं हैं उनको लेने में काफी पीछे रहा है, और ये मुश्किल है कि 2030 तक हम लोग एसडीजी को प्राप्त कर लेंगे। आगे देखिए, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द इंटर गवर्नमेंट कमिटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन। ठीक है, मतलब 2023 जो है आई थिंक यहाँ पर होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड और अबाउट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 2022 से 2026 के लिए 26 के लिए जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें हम लोग कहते हैं इनटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है, इसमें 4 साल के लिए जो है भारत इसकी
जो है इंटर गवर्नमेंट कमिटी के अंदर क्या हुआ है, शामिल हुआ है। भारत के लिए बहुत ही जो है वो गौरव की बात है कि आईसीएच कमेटी के अंदर भारत जो है वो 2 बार 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक जो है वो पहले भी कार्य कर चुका है, और 2021 से 2025 तक जो है वो हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर क्या है, मेंबर भी है। तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें अभी मेंबर है। ठीक है, 2 साल तक ये जो मेंबरशिप है वो चलेगी, यानी कि दिसंबर 2022 तक ये चलेगी। इसके साथ में ही सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की जो है वो यहाँ पर क्या की गई है, रेटिफाई जो है इसको किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल 24 मेंबर्स होते हैं, उनमें से भारत जो है वो एक इसमें मेंबर चुना गया है, और रोटेशनली जो है अलग अलग देशों को इसमें सदस्यता दी जाती है। ठीक है, 4 साल की अवधि के लिए यहाँ पर भारत जो है वो चुना गया है। इसमें भारत के जो है वो 14 जो है इंस्क्रिप्शन वो इसके अंदर रिप्रेजेंट किए जाएंगे भारत के द्वारा। और भारत के अंदर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जैसे हम लोग बात करें दुर्गा पूजा की, तो वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा जो है इसको इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर भी रिसेंटली शामिल किया गया था। इसके साथ में ही 2000 यहाँ पे लिख ही दिया गया है दुर्गा पूजा को। ठीक है, उसके बाद में भारत ने 2023 में चर्चा के लिए गुजरात के गरबा को भी यहाँ पर क्या किया है, नॉमिनेट किया है। तो भारत को इससे काफी जो है वो हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, जैसे छऊ डांस है, वैदिक चैंटिंग है, रामलीला है, रामायण है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। जैसे कुंभ का मेला जो है ना, तो वो क्या है, ऑलरेडी शामिल है। यूनेस्को की यदि हम लोग बात करें तो यूनेस्को जो है वो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एक एजेंसी है। ठीक है, जो कि एजुकेशनल, साइंस और कल्चर के अंदर जो है वो काम करती है। इसके साथ में ही आप लोग देख सकते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह जो है इसका भी एक सदस्य है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। यानी कि एसडीजी को पूरा करने के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साथ में वर्क कर रही हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है, पेरिस के अंदर जो है इसका मुख्यालय है, और 50 से अधिक जो है वो इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय है, इसके क्या है, फील्ड ऑफिसेज है। इसके साथ में ही 193 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। अप्रैल 2020 तक की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और 3 यूनेस्को सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो है वो नहीं है, जिसमें कुक जो है आइसलैंड है, न्यू है और फिलिस्तीन है। ठीक है, चलिए अंतिम जो है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। रिसेंटली G20 की मीटिंग जो है फॉरेन मिनिस्टर्स की वो हेल्ड करवाई गई है इंडोनेशिया के बाली में। ये पहले भारत में होनी थी, लेकिन भारत जो है 2022 में 75 आजादी के 75वें वर्ष में जो है वो अभी प्रवेश कर चुका है। इसलिए भारत के अंदर पहले 2022 में G20 की बैठक होनी थी मेघालय है। ठीक है, मेघालय के अंदर होनी थी, लेकिन फिर जो है इंडोनेशिया को ये दी गई, और भारत में कब होगी, 2023 में होगी। लेकिन हम लोग इसी यानी कि 2022 के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर जो है इन्होंने यहाँ पर बैठक की है, और बैठक के अंदर यहाँ पर कई सारे जो हैं वो गतिरोधों को मिटाने के लिए, यानी कई बार आप लोग को पता होगा कि कई स्टैंड ऑफ जो है, बॉर्डर स्टैंड ऑफ, वो इसके अंदर लिए गए हैं। तो भारत और चीन ने दलाई लामा को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बधाई दी, और ईडी जो है, ईडी ने भारत में चीनी कंपनी वीवो के कार्यालय की जो है वो यहाँ पर क्या देखा है कि एक तरीके से ऑफिसेज यहाँ पर ओपन करने के लिए एक स्कोप भी जो है वो देखा है। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर है, 3 म्यूचुअल जो है वो इसके अंदर हुए हैं। इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज बेस्ट सर्व बाय 3 म्यूचुअल्स। कौन कौन से हैं, एक तो रेस्पेक्ट है, सेंसिटिविटी है और इंटरेस्ट जो है। इन तीनों के साथ में इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो मेंटेन करने की बात यहाँ पर की गई है, और जल्द ही जो है वो इसका समाधान निकालने की बात की गई है, जो भी एलएसी पर डिस्टरबेंस है पूर्वी लद्दाख को लेकर। चलिए हम लोग बात करें G20 के अंदर और क्या क्या हुआ है। जैसे कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की यहाँ पर बात की गई है। जितने भी विदेश मंत्री हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पे क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, और जितने भी सेनाएं हैं, सेना के जो कमांडर्स हैं वो इसके बारे में अच्छे से निर्णय ले ताकि इनको अच्छे से रिजॉल्व किया जा सके। नो मेंशन ऑफ एलएसी बाई चाइना, चाइना के द्वारा जो है वो एलएसी को मेंशन नहीं किया गया है, उसको भी G20 के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया कि जल्द से जो है वो एलएसी वाले प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व आउट करो आप, है ना। तो G20 के अंदर जो है, अब G20 बेसिकली क्या है, G20 है कि 19 तो इसके अंदर देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। तो विकासशील यानी कि डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस का एक ग्रुप है जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है।
जैसे हम लोग G7 की बात करते हैं तो G7 के अंदर डेवलप्ड नेशन जो है केवल वही शामिल होते हैं, जबकि G20 के अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों नेशंस को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो बाली के अंदर हुआ है, इंडोनेशिया के बाली के अंदर पूरा का पूरा कंसंट्रेट था किसके ऊपर, चाइना के ऊपर यहाँ पर बातचीत जो है वो की गई है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग देखिए चीन ने भारत के आगामी G20 और एससीओ अध्यक्ष पद के लिए समर्थन का जो है वो आश्वासन दिया है कि हम जो है G20 और एससीओ, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए भी यहाँ पर क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। ये चाइना के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एलओसी को लेकर जो एलएसी पर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लद्दाख के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। और जल्द से जो है G20 के अंदर इनको डिसाइड किया गया कि इनको क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो 1948 के अंदर एलओसी जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है, एलएसी जो कि चाइना के साथ में लगती है, जिसको हम लोग रेडक्लिफ और मैकमोहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो बाद में डिसाइड की गई वो एलओसी और एलएसी कहलाई। तो 1972 में इसे एलओसी के रूप में क्या किया गया था, नामित किया गया था, जब शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, और एलएसी आप लोग को पता है कि जब हम जो है चाइना ने अटैक किया था डोकलाम के अंदर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद जो है एलएसी पर ज्यादा वर्क किया गया था। ठीक है, तो एलओसी और एलएसी दोनों आप लोगों को अच्छे से जो है वो ध्यान में रखनी है। G20 के अंदर बेसिकली फोकस पॉइंट जो रहा है वो रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर। ठीक है, चलिए, तो इंडिया और चाइना जो है एलएसी को 3,488 किलोमीटर जो है वो इतना लंबा मानता है, और चीन इसे केवल 2,000 किलोमीटर के आसपास ही जो है वो मानता है कि इंडिया जो है वो गलत कहता है और चाइना जो है वो सही है। चाइना का ये मानना है। इंडिया कहता है कि जो पहले से एलएसी डिसाइड है उसको आप लोग क्यों नहीं मानते हैं। तो दोनों का जो है इसी बात पर लेकर जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है, चलिए, आप लोग को सेशन कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे पूछिए, कोई भी आपको नोट चाहिए मुझे यहाँ पर मैसेज आप लोग कर दीजिए। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाते हैं। आप लोग इसको जरूर से क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। इसके बाद में पीआईबी का एक सेशन और आएगा, मतलब 2 आएंगे बेसिकली, एक तो 3rd वीक का और एक 4th वीक का। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद में कवर करेंगे 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक। तो आप लोग इसके बाद के सेशन को जरूर देखना, और सारे सेशन जो हैं वो आप लोग को अटेंड करने हैं। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।